शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। मतुआ समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह निचली जाति का एक हिंदू समुदाय है। 2, ये बहुत पहले पाकिस्तान से प्रवासित होकर भारत के पश्चिम बंगाल में बसे। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मतुआ धर्म महामेला 2022 के उद्घाटन के दौरान मतुआ समुदाय को संबोधित किया। मतुआ निचली जाति का एक रसूखदार हिंदू समुदाय है, अतः कथन 1 सही है। ज्यादातर मतुआ लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में बसने के लिए आए थे, अतः कथन 2 सही नहीं है। शुरुआत में मतुआ महासंघ ने कुछ सरल अनुष्ठानों का पालन किया, लेकिन बाद में उन्होंने वैष्णववाद को अपना लिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, छोटी बचत साधनों से प्राप्त होने वाले संग्रहण को भारत की संचित निधि में रखा जाता है। 2, छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में त्रैमासिक आधार पर बदलाव होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे छोटी बचतों पर ब्याज दर में बदलाव न करने का फैसला लिया है। अप्रैल से जून के लिए ब्याज दर से जुड़ा यह फैसला तब आया है जब RBI ने इसमें बदलाव करने की सिफारिश की थी। छोटी बचत योजनाएं भारत में घरेलू बचत का बड़ा साधन है। इनमें 12 साधन शामिल हैं। जमाकर्ताओं को इन पर एक सुरक्षित ब्याज दर मिलती है। इन योजनाओं से होने वाले संग्रहण को भारत की संचित निधि नहीं बल्कि नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में रखा जाता है, इसलिए पहला कथन गलत है। इन बचत दरों में त्रैमासिक आधार पर बदलाव होता है, इसलिए दूसरा कथन सही है। वित्त मंत्रालय इन दरों में परिवर्तन करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, वर्तमान में यह सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। 2, इसे संसद के एक कानून के जरिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जा चुका है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने हाल ही में मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर एक राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन 1965 में हुआ था। शुरुआत में यह संस्था सोसाइटीज एक्ट 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी थी। हालांकि बाद में कंपनी एक्ट 1956 के तहत बने इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की शक्तियों को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को दे दिया गया। यह बदलाव राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 के जरिए किया गया था। इस अधिनियम के बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सोसाइटी नहीं बल्कि एक निगम बन गया, इसलिए पहला कथन गलत है। इसी एक्ट के जरिए इस बोर्ड को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया गया था, इसलिए दूसरा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इरावदी डॉल्फिन केवल इरावदी नदी में पाई जाती है। 2, ये डॉल्फिन्स IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा के तटीय इलाकों और अलग अलग जल निकायों में डॉल्फिन की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन की संख्या में गिरावट आई है। इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण एशिया में तटीय इलाकों में पाई जाती है। 3 बड़ी नदियों में इनकी मौजूदगी है, म्यांमार की इरावदी, इंडोनेशिया की महाकम और चीन की मेकांग नदी, इसलिए पहला कथन गलत है। जबकि दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है
कि IUCN इन्हें फिलहाल एंडेंजर्ड मानता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पराग कण मादा जैविक संरचना है और निषेचन इनका मुख्य कार्य है। 2. वायु जनित पराग कण बसंत और पतझड़ में प्रभावी होते हैं। 3. गुड़हल उभयलिंगी पौधे का उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने पराग कण एलर्जी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए बहुक्षेत्रीय रणनीति पेश की। परागकण दरअसल नर जैविक संरचना है, इसलिए पहला कथन गलत है। जब ये सांस के जरिए इंसानों के शरीर में जाते हैं तो इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और एलर्जी का खतरा बना रहता है। वायु जनित परागकण बसंत और पतझड़ में प्रभावी होते हैं, इसलिए दूसरा कथन सही है। गुड़हल, लिली और शूलपर्णी, होली उभयलिंगी परागकण के उदाहरण हैं, इसलिए तीसरा कथन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मक्का और गन्ने के किण्वन के जरिए एथेनॉल बनाया जाता है। 2. एथेनॉल के इस्तेमाल में वृद्धि से तेल आयात के खर्च में कमी की जा सकती है। 3. एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में वृद्धि होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के मुताबिक 2025 तक 1000 करोड़ लीटर से ज्यादा एथेनॉल के उत्पादन के लिए भारत के पास पर्याप्त कच्चा माल है। इसका इस्तेमाल बाद में पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग में किया जा सकता है। मक्का और गन्ने के किण्वन के जरिए ही एथेनॉल बनाया जाता है, इसलिए पहला कथन सही है। एथेनॉल पर निर्भरता से तेल आयात पर व्यय को कम किया जा सकता है, लिहाजा दूसरा कथन भी सही है। लेकिन तीसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से CO और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LAC के पश्चिमी सेक्टर में अधिक गहरे मतभेद हैं। 2. भारत ने 1962 की अवधारणा को मानने से मना कर दिया, जबकि 1959 के LAC के विचार को स्वीकार किया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। कुछ जानकारों का मानना है कि भारत को इस बात की अपेक्षा में नहीं रहना चाहिए कि अगर चीन LAC का उल्लंघन करेगा तो रूस इस स्थिति में उसका साथ देगा। LAC चीन के नियंत्रण वाले भूक्षेत्र को भारत के नियंत्रण वाले भूक्षेत्र से अलग करती है। भारत के हिसाब से LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर होनी चाहिए, जबकि चीन का मानना है कि यह लंबाई 2000 किलोमीटर ही है। LAC के 3 सेक्टर्स हैं। पूर्वी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विस्तृत, मध्य सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत और लद्दाख में विस्तृत पश्चिमी सेक्टर। उच्च हिमालयी वाटरशेड के सिद्धांत के नजरिए से ग्राउंड पोजीशन पर कुछ विवाद है। मध्य सेक्टर में सबसे कम विवाद है, जबकि पश्चिमी सेक्टर में असहमति काफी ज्यादा है, इसलिए पहला कथन सही है। 2017 में हुए डोकलाम विवाद के बाद चीन ने भारत से 1959 LAC के लिए प्रतिबद्ध होने की अपील की थी। भारत ने 1959 LAC की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है। इसके बजाय भारत 1962 LAC पर अधिक जोर देता है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, भारत और अंटार्कटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम को 1983 में शुरू किया गया था। 2. अंटार्कटिका के 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशनों में से मैत्री सबसे नया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन गलत हैं।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अंटार्कटिक में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। आपको बता दें कि भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम की शुरुआत 1981 में की गई थी, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए, जिनका नाम दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012 है। अभी मैत्री और भारती पूरी तरह से चालू हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR गोवा पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का मैनेजमेंट देखता है। आपको बता दें कि यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ग्रेट बैरियर रीफ 2016 के बाद से चौथी बार मास ब्लीचिंग की घटना का सामना कर रहा है। 2. यह पहली बार है जब प्राकृतिक रूप से ला नीना मौसम पैटर्न की कूलिंग कंडीशन के तहत चट्टान ब्लीच हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर एक अद्वितीय विविधता और सुंदरता का प्रतीक है। यह लगभग 400 प्रकार के प्रवालों के साथ प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। यह डुगोंग यानी सी काऊ और ग्रीन टर्टल जैसी प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में भी वैज्ञानिक महत्व रखता है। दरअसल ये जीव विलुप्त होने के खतरे से जूझ रहे हैं। यह पहली बार है जब प्राकृतिक ला नीना मौसम पैटर्न की कूलिंग कंडीशन में भी चट्टान ब्लीच हुई है, इसलिए कथन 2 सही है। ग्रेट बैरियर रीफ 2016 के बाद से चौथी बार मास ब्लीचिंग की घटना का सामना कर रहा है, इसलिए पहला कथन भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही वाचाघात यानी एफेसिया एक बीमारी है। यह निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित विकार है? दिमाग, फेफड़े, अग्नाशय या फिर यकृत? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, दिमाग। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता ब्रूस विलिस को एक मस्तिष्क विकार वाचाघात की स्थिति का पता चला। इस स्थिति का पता चलने के बाद वे सेवानिवृत्त हो गए। वाचाघात एक ऐसी स्थिति है जो संवाद करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करती है। यह आपके संचार को प्रभावित कर सकता है, साथ ही आपके मौखिक और लिखित भाषा दोनों को समझने की शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। वाचाघात आमतौर पर किसी स्ट्रोक या सिर की चोट के बाद अचानक होता है, लेकिन यह धीरे धीरे बढ़ने वाले ब्रेन ट्यूमर या ऐसी ही किसी बीमारी से भी आ सकता है जो दिमागी क्षति का कारण बनती हो, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिमाग। अंतिम प्रश्न है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. LCH की उत्पत्ति 1999 के कारगिल युद्ध से मानी जाती है। 2. LCH के पहले प्रोटोटाइप का फर्स्ट ग्राउंड रन 2010 में हुआ था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCS ने स्वदेश में विकसित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों यानी LCH की खरीद को मंजूरी दी। LCH की उत्पत्ति 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान हुई है, इसलिए पहला कथन सही है। उस दौरान भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना यानी IAF द्वारा अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम करने में सक्षम हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हुई। वर्ष 2006 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने LCH विकसित करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। LCH कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों के साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर सहित लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकता है। LCH के पहले प्रोटोटाइप का फर्स्ट ग्राउंड रन फरवरी 2010 में हुआ था, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जीनोम एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, जीनोम एडिटिंग एक ऐसी विधा है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के डीएनए में परिवर्तन करने का विकल्प देती है। 2, इस तकनीकी में एक जीनोम में किसी खास जगह पर आनुवंशिक पदार्थ को जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।